नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी दोस्त स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, पढ़ाई में ही व्यस्त रहना, किसी और चीज़ में व्यस्त मत रहना, क्योंकि पढ़ाई की व्यस्तता एक ऐसी व्यस्तता है जो मनुष्य को बुलंदियों तक पहुंचा देती है, उसके मकाम तक पहुंचा देती है। और किसी और चीज़ में व्यस्तता बच्चों कैसी है जो आपको दिन पर दिन नीचे ही गिरा ले जाएगी। आप आप लोग सोच रहे होंगे किसी और चीज़ में व्यस्तता कैसे क्या क्या है, जैसे खेल में व्यस्त रहना, जैसे किसी लड़की के पीछे व्यस्त रहना, किसी मादक पदार्थ के पीछे व्यस्त रह जाना। इन सब चीज़ों को त्याग करके बच्चों अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाओ, और एक दिन ऐसा आएगा कि इम्पॉसिबल चीज़ को तुम पॉसिबल कर दिखाओगे और अपनी लक्ष्य को पहुंच जाओगे और अपने मम्मी पापा का सपना भी पूरा करोगे। इसलिए पढ़ाई में ही व्यस्त रहो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अक्टूबर में पेपर होने वाला है, इसलिए पढ़ाई दिल लगा के करिए। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम रिवीजन क्लास लेकर आए हैं। जो भी हमने पढ़ाया है 2-3 वीडियो में, उन सब चीज़ों का आज हम रिवीजन कराएंगे। रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे ना तो फिर पढ़ते चले जाएंगे, आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे भूलते चले जाएंगे। इसलिए रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। अब एक दिन हम फिक्स कर देंगे कि उस दिन हमारा रिवीजन क्लास चलेगा, और हम वो दिन ना संडे को ही फिक्स करेंगे। लेकिन अब संडे तो निकल चुका है, किसी काम में हम भी बिजी थे, संडे को क्लास नहीं ले पाए हैं। वैसे तो हमारी एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास होती है, लेकिन चलो आज ही रिवीजन क्लास कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? बच्चों, इसमें जो भी हम क्वेश्चंस लेकर आते हैं ना, हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम किस पेपर का नाम बता दें, चाहे पुलिस हो, चाहे दरोगा हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, हर एक में आने वाला है। अब ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में लगभग कई उसमें पेपर में आ चुका है। अभी शायद पीसीएस पेपर वाले में हम प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे थे, उसमें भी शायद ये आया था। थोड़ा सा घुमा के पूछ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा ना। तो सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अब यहाँ पे जो ये 14.96 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? यानी एग्जैक्ट अगर पूछा जाए, कभी एग्जामिनर 15 करोड़ ना दे करके 14.96 दे सकता है, तो एग्जैक्ट ये है। ठीक है, अगर ये ना देगा तो 15 तो देगा, क्योंकि इसमें 4 ही पॉइंट तो कम है। दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी पीसीएस में ये भी आया था, 2014 का पेपर उठा के आप देखिए। अब हम हर क्वेश्चन का बच्चों नहीं बता पाएंगे कि किस में कैसे आया है। हाँ, हम जो है ना थोड़ा कोशिश ये करेंगे कि आपको आगे हम ईयर भी लिख देंगे, प्लस एग्ज़ाम भी लिख देंगे। लेकिन अभी नहीं, थोड़ा रुक के, अभी हमको थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम छोटे अभी चैनल वाले हैं। ठीक है, उसमें लिख दिया करेंगे कि फ़लाँ क्वेश्चन फ़लाँ पेपर में आया है, और जब आया है तो आगे आएगा भी। ठीक, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? यानी सूर्य जब निकलता है तो उसका प्रकाश पृथ्वी तक तुरंत नहीं आ जाता है, कुछ समय लगता है। तो कितना समय लगता है? 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। तीसरा क्वेश्चन है, प्राचीन काल के आरंभ में कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? यानी पुराने ज़माने के शुरू में लिपि, यानी जो हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, देवनागरी लिपि है, हर भाषा की लिपि होती है ना, तो ये प्राचीन काल में जो कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? प्राचीन काल के आरंभ में चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया जाता था, यानी चित्रों के माध्यम से उसको बताया जाता था। ठीक, प्राचीन काल में कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया जाता था। चौथा क्वेश्चन है, आग ऐतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं? आग ऐतिहासिक काल, अरे प्राक ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ये सब नया क्वेश्चन नहीं है। अभी जो तुम लोगों ने 2-3 वीडियो में पढ़ा है ना, ये वही सारे क्वेश्चन है, क्योंकि रिवीजन क्लास है ना।
उसी से पूछा जा रहा है। तो आगे ऐतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं? वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य हमको मिले हैं लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उसे आगे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल, इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने दिया है, कहिए तो यही बता देने तो उसमें जाके देख लेना। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, वैज्ञानिक दिए हैं एक तरफ दिया गया है योगदान। ठीक है। वैज्ञानिक में है जगदीश चंद्र बोस, S.N. बोस, मेघनाथ साहा, डॉक्टर जानकी अम्माल। ये सब भारतीय हैं, भारतीय सब नवरत्न हैं। ठीक है, नवरत्न नहीं, वैज्ञानिक है। ठीक। जगदीश चंद्र बोस ने भैया क्या योगदान दिया है? पौधों की संवेदनशीलता। S.N. बोस ने क्वांटम मैकेनिक्स, गॉड पार्टिकल। मेघनाद साहा तापीय आयनीकरण, साहा समीकरण। डॉक्टर जानकी अम्माल साइटोजेनेटिक्स। आप लोगों को लग रहा होगा बिल्कुल इजी है, जब एक पेपर में आता है ना तो इंसान बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, मैच करने के लिए दे देगा। अभी पिछले क्वेश्चन पिछले उसमें जो हमने पढ़ाया है उसमें मैचिंग में दिया है, कहीं ऐसे दे देगा 3 का सही दे देगा 1 का गलत कर देगा कि हाँ बता इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। प्रश्न नंबर 6 है, सर CV रमन, असीमा चटर्जी, विक्रम साराभाई विदेशी वैज्ञानिक है या भारतीय है? अभी पिछले उसमें हमने पूछा था कि असीमा चटर्जी विदेशी हैं भारतीय हैं, बहुत से बच्चों ने गलत बताया था। ठीक है। सर CV रमन, असीमा चटर्जी, विक्रम साराभाई ये सब कौन है? ये सब भारतीय हैं। प्रश्न नंबर 7 है, सूर्य की उत्पत्ति किससे हुई है? यानी सूर्य किस चीज़ से बना हुआ है? ठीक, सूर्य की उत्पत्ति किससे हुई है? सूर्य की उत्पत्ति हाइड्रोजन, हीलियम और अत्यधिक गर्म गैसों से हुई है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के कभी हो सकता है एग्जामिनर पूछ दे कि सूर्य में कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं, हीलियम दे दे, नाइट्रोजन दे दे, आर्गन दे दे और ऑक्सीजन दे दे, तो उसमें हीलियम होगा। ठीक है। या ये मतलब ट्रू एंड फॉल्स में दे दे कि हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, ट्रू एंड फॉल्स बिल्कुल पाया जाता है। ठीक। प्रश्न नंबर 8 है, सभी ग्रह एवं उपग्रह सूर्य ही की क्यों परिक्रमा करते हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी जो ग्रह हैं और उपग्रह हैं ये सब सूर्य की ही क्यों परिक्रमा करते हैं? ऐसा सूर्य में क्या है? अरे बाबा, सूर्य में गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वो सभी ग्रह और उपग्रह को अपनी तरफ खींचे रहता है, जब भी तो गोल को सब उसी के इर्द गिर्द नाचते रहते हैं। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्योंकि सूर्य में गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक होता है और सभी ग्रह उपग्रह सभी ग्रह एवं उपग्रह को अपनी ओर खींचे रहते हैं। समझ में आ रहा है? प्रश्न नंबर 9 है, सूर्य तथा उनके चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य तथा उनके चारों ओर, यानी सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त जो खगोलीय पिंड हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे सौर परिवार कहते हैं। सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त खगोलीय पिंड को सौर परिवार कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, नागासाकी एवं हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया? नागासाकी जापान में है, हिरोशिमा नागासाकी उसमें परमाणु बम बच्चों गिराया गया था। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में। ठीक है। उससे बहुत ही ज़्यादा क्षति हुई थी, बेइंतहा क्षति हुई थी, लेकिन जापान ने फिर अपने आप को अपडेट कर लिया। वो तो कर ही लेगा ना, वो इतना विकसित देश है। तो जापान के नागासाकी एवं हिरोशिमा पर, नागासाकी ना से नागा ना से 9, ठीक है, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। जो बम गिराया गया था ना, परमाणु बम, उसका नाम भी था 9 अगस्त 1945 को जो गिराया गया था ना, फैटमैन, यानी मोटा आदमी ऐसा समझ जाओ, लेकिन मोटा आदमी नहीं है, उस परमाणु बम का नाम है फैटमैन।
ठीक है। फाइटमैन कहाँ गिराया गया था? 9 अगस्त को। और 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया गया था लिटिल बॉय। ठीक है, छोटा लड़का, ऐसा समझो छोटा लड़का, एक ट्रिक है बस, और क्या। प्रश्न नंबर 11 है, पुरातत्व एवं पुरातत्ववेत्ता से आप क्या समझते हैं? पुरातत्व एवं पुरातत्ववेत्ता से आप क्या समझते हैं? प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व तथा अध्ययन करने वाला पुरातत्ववेत्ता कहलाता है। अरे कहने का मतलब ये है कि पुराने ज़माने में जो भी मनुष्य कोई चीज़ प्रयोग करते थे, कोई वस्तु, या उन्होंने कोई इमारत बनवाया या मंदिर बनवाया या मस्जिद बनवाया, कोई भी चीज़ बनवाया, तो उसमें कुछ ना कुछ तो छाप उन्होंने छोड़ी है। जैसे मंदिर बनवाया है तो मंदिर में कुछ ना कुछ सिंबल ऐसे होंगे जिससे कुछ प्रतीक पता चलता है कि हाँ ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसको जो पढ़ता है ने उन अवशेषों का अध्ययन करने वाला पुरातत्व कहलाता, अध्ययन उन अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है, तथा अध्ययन करने वाला यानी जो अध्ययन उसको करता है वो पुरातत्ववेत्ता कहलाता है। बस। प्रश्न नंबर 12, विदेशी वैज्ञानिक एक तरफ दिया गया है, एक तरफ दिया गया है योगदान। माइकल फैराडे, चार्ल्स बेबेज, जॉन लॉगीबियर्ड, जी मार्कोनी। सबसे पहले तो ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ये चारों हमारे भारतीय नहीं है, विदेशी हैं। माइकल फैराडे, चार्ल्स बेबेज, जॉन लॉगीबियर्ड, जी मार्कोनी। इससे पहले आपने जो अभी 4 नाम पढ़ा है वो हमारे भारतीय हैं, जैसे सर सीवी रमन, असीमा चटर्जी, विक्रम साराभाई। ये सब कैसी हैं? ये सब भारतीय वैज्ञानिक हैं। ठीक है। तो माइकल फैराडे ने क्या किया है? डायनमो का प्रयोग किया है, डायनमो का आविष्कार किया, प्रयोग ने क्या आविष्कार किया है। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया है। जॉन लॉगीबियर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया है। जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। प्रश्न नंबर 13 है, आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड क्या है? आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड क्या है? यानी आकाश में हमको जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है, अब आकाश में हमको क्या क्या दिखाई दे, पेड़ पौधे थोड़े ना दिखाई दे रहे हैं। आकाश में हमको सूर्य दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है, तारे दिखाई देते हैं, और इसी को आकाशीय पिंड कहा जाता है। वही इसमें कह रहा है कि सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि सभी आकाशीय पिंड हैं, अर्थात आकाश में दिखाई देने वाले सभी आकृतियां आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, नक्षत्र मंडल से आप क्या समझते हैं, या नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अब ये नक्षत्र मंडल आप लोगों ने देखा नहीं होगा, या रात में देखिए कि तारे जैसे कहीं झुंड बनाए रहते हैं, कहीं 3 ऐसे त्रिकोण मंडल बन जाता है, कहीं कुछ बन जाता है, उसी को नक्षत्र मंडल बोलते हैं। ठीक है। तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, गाड़ी का धुआं डीजल एवं पेट्रोल के दहन से, गाड़ी जो चलती है उसके सलेंसर से जो धुआं निकलता है, डीजल और पेट्रोल को जैसे जलाने से भी तो धुआं निकलता है, इससे वायुमंडल में कौन सी गैस ज़्यादा हो जाती है, कौन सी गैस की अधिकता हो जाती है, तथा इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? गाड़ी का धुआं डीजल एवं पेट्रोल के दहन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन गैस की अधिकता हो जाती है। ठीक है। गाड़ी का धुआं डीजल एवं पेट्रोल के दहन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन गैस की वृद्धि होती है, जिससे मानव जीवन पर क्या असर पड़ता है? अरे मानव जीवन में अस्थमा नामक बीमारी हो जाती है, यानी सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, दमा, उसको दमा, अस्थमा, ठीक है, एक ही चीज़ है, और सिर दर्द होने लगता है। प्रश्न नंबर 16 है, लिपि का आविष्कार कैसे हुआ? लिपि का आविष्कार कैसे हुआ? लिपि वही ब्राह्मी लिपि, ठीक है, देवनागरी लिपि, ये सब लिपि, इसका आविष्कार कैसे हुआ?
मानव अपनी भावनाओं को चित्रों के माध्यम से शिलालेखों, स्तंभों आदि पर उकेरते थे। यानी पहले ज़माने में कागज़ तो था नहीं, ताम्रपत्र, शिलालेख, है ना, इन सब चीज़ों पे लिखा जाता था। तो अपनी जो भावनाएँ होती थी, यानी किसी को कोई दुःख है, कोई बहुत ही ज़्यादा खुश है, या कोई अपने राजा के प्रति कैसा व्यवहार करता है, कैसा उसका राजा उसके प्रति करता है, ये सब जो भावनाएँ थी ना, ये सब शिलालेखों और स्तंभों पे लिखा जाता था। लिखा नहीं जाता था, ऐसे छेनी हथौड़े की सहायता से उकेरा जाता था। ये चित्र धीरे धीरे संकेतों में बदल गए। अब जब ये संकेतों में बदलते चले गए तो ये लिपि का आविष्कार हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अब कम तो ज़रूर हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल आर नाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और कुछ नहीं बढ़ता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।